there are kids who call their parents in my rehabilitation center, they're not over 16, और वो अपने माँ बाप को बोल रहे 2 डब्बी सिगरेट भेजना। हेरोइन सीरिंज के फॉर्म में, इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में लिया जा रहा है, विच डजंट इवन इंक्रीज ड्रग एडिक्शन, इट इंक्रीजेस फिजिकल हेल्थ इश्यूज। आपका हेपेटाइटिस सी हो जाता है, ए हो जाता है, बी हो जाता है, आपके HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। मैंने ऐसा पेशेंट भी देखा है हु वाज 60 बट ही वाज इन अल्कोहल, एंड देन ही आर्ग्यूड विद मी कि भाई अल्कोहल लीगल है, आप मुझे क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई लड़की स्कूटी पे जा रही है, गाड़ी में जा रही है, आप उसकी गाड़ी में चेकिंग नहीं कर सकते हो जब तक आपकी फीमेल फोर्स वहाँ पे ना हो। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ऐसा कोई एक जनरलाइज्ड वजह नहीं है, बट हाँ ये एक वबा बन चुका है एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रीज़न। You're watching Kashmir Unfiltered. This is Fizan Azir, and today we have with us a daughter of Kashmir who has helped transforming the lives of hundreds of people by guiding them through the dark of addiction to the light of hope and healing. We have with us Miss Laila Qureshi. Thank you so much for giving us your time. तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। Okay, thank you so much for calling me and अस्सलाम वालेकुम to you and to everyone. मेरी जर्नी के रिलेटेड आई हैड अ वेरी सिंपल जर्नी, जैसे सबकी होती है, रिलेटेड टू एजुकेशन। हाँ, मुझे शौक़ बहुत था टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, जो बहुत सारे लोगों को नागवारा था और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि ये फील्ड उस टाइम पे इतना वेल नोन नहीं था जितना, मतलब तब मैं पैशनेट थी कि नहीं मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है या मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, बट अल्टीमेटली इट वाज एक्सेप्टेड एंड फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत अवेयरनेस करनी पड़ी, बहुत मुझे लगता है स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं थोड़ा बहुत अपना मार्क सोसाइटी में कर सकूँ, चाहे वो यहाँ हो या कहीं और हो। तो इट वाज पर्सनली इट वाज अ वेरी हार्श जर्नी, बट चले इट्स एवरीबडीज जर्नी इज़ लाइक दैट मुझे लगता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह it was good and today wherever I am I'm very satisfied. ओके तो आप अभी एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी चला रही हैं श्रीनगर में। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वर्क इन दिस फील्ड पर्टिकुलरली? बेसिकली जब मेंटल हेल्थ, जब मैं कश्मीर आई, इट वाज इन 2016, तो तब मेंटल हेल्थ की यहाँ बहुत कम अवेयरनेस थी। तो आई स्टार्टेड OPD, आई स्टार्टेड वर्किंग इन फ्यू स्कूल्स एज स्कूल काउंसलर। मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि मेंटल डिसऑर्डर्स और उनके मतलब अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली प्रिकॉशंस कितने इम्पॉर्टेंट है। एंड क्योंकि मेंटल हेल्थ 2016 से, उसके बाद कोविड, उसके बाद 2019 में इतना ज़्यादा एग्जैजरेट हुआ, आई वांटेड पीपल टू नो कि मेंटल हेल्थ इज एज नॉर्मल एज फिजिकल हेल्थ। तो उस स्ट्रगल में मुझे ये समझ आया कि नीड ऑफ द आवर आफ्टर 2019 ड्रग डी एडिक्शन है। इट वाजंट इंस्पायरिंग, इट वाज वेरी टफ। मतलब अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं शौक से इस फील्ड में गई हूँ या मुझे किसी ने इंस्पायर किया, नहीं, इट वाज इन नीड ऑफ एन आवर। और कैसे? क्योंकि मेरे OPD में बहुत सारे बच्चे आते थे जो ड्रग्स में मतलब जूझ रहे थे और मेरे पास कोई इलाज उस टाइम नहीं था। OPD में आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक ड्रग एडिक्ट जो आपके पास आ रहा है, आप OPD में यू कैन नॉट डू मच, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो। या तो आपको उसको मेडिसिन देनी है अनसुपरवाइज और वो घर जाके ओवरडोज करे, क्या करे आपको पता नहीं चलेगा। तो इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर कि हमें IPD सेंटर यहाँ पे खोलना चाहिए। बहुत मतलब इट्स ऑल हिस्ट्री नाउ कि हमने किस तरीके से वो पूरा किया, बट येस इट वॉज़ नॉट एन इंस्पायरेशन, इट वॉज़ अ नीड ऑफ एन आवर। एक ज़रूरत थी जो हमें पूरी करनी पड़ी एंड समहाउ आई मतलब वो कहते हैं ना, मैंने उसमें जंप कर लिया और फिर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि आपके पास इतने सारे केसेस आते थे, क्या वजह थी इतने सारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे ड्रग्स में? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत है, बहुत सारी वजूहत है एंड मैं आपको एक, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। मैं आपको कश्मीर का बैकग्राउंड बताऊँ, चरस सिगरेट था कश्मीर में, इतना कॉमन नहीं था। हमारे जो आप वो जजीर भी होता था, हुक्का भी था, सिगरेट्स भी थे, बट द जनरेशन आई कम फ्रॉम, अगर कोई लड़का हमारे क्लासमेट्स है या कोई कज़न वगैरह वो सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स, उसको मुझे लगता है अपना मोहल्ला छोड़ के सिगरेट ढूंढने पड़ती थी, ख़रीदनी पड़ती थी और फिर कहीं कोने में जाके पीना पड़ता था। ठीक है, तो इतना कॉमन नहीं था, चरस भी इतना कॉमन नहीं था, बहुत छुप छुपा के चीज़ें होती थी। आफ्टर 2019 चरस और सिगरेट तो बात ही नहीं है। जो ड्रग्स कश्मीर में आना शुरू हो गए,
आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे बच्चों को ज़रूरत कैसे हुई कि ये ड्रग्स अपने अंदर मतलब इस्तेमाल करने की। हेरोइन 2019 के बाद 2020 के बाद आया है, टेपेंडॉल 2020-21 के बाद आया है। टेपेंडॉल या हेरोइन कभी भी नहीं था 2016 में, 17 में, 18 में थोड़ा थोड़ा आता रहा। 2019 के बाद तो वो ऐसे बिका जैसे यहाँ पे कोई टॉफ़ी है और वो हर बच्चे को फ्री में मिल रही है। वजूहात अगर आप मुझसे पूछेंगे, वजूहात मल्टीपल है। वजूहात हर ड्रग एडिक्ट की, हर पेशेंट की, हर क्लाइंट की डिफरेंट है। कोई कहेगा कि भाई मेरे घर पे लड़ाई हो गई है तो मैं बाहर गया, मैं दोस्तों से मिला और उनने कहा कि चलो ये पी लो, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कोई गर्लफ्रेंड से, बीवी से लड़ाई हो गई तो बाहर जाके ड्रग्स कर लिया। कोई ऐसा है जिसको अचानक से खुदा न खास्ता घर में कोई डेथ हो गई है एंड उसको इमोशनली इम्बैलेंस हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसी ने आके ऑफ़र कर दिया तो वो उसमें चला गया। तो मल्टीपल रीजंस, देयर लॉट ऑफ रीजंस। ऐसा कोई एक जनरलाइज्ड वजह नहीं है, बट हाँ ये एक वबा बन चुका है एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रीज़न। अपने करियर में आपने जब से शुरू किया और आज तक क्या आपको लगा कि कोई पैटर्न चेंज हुआ है? पहले कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता था, आज कौन से? यस, आई मीन हेरोइन का किसी जगह भी आना इज़ अ डिज़ास्टर, ओके, इज़ अ डिज़ास्टर। और हेरोइन किस फॉर्म में लिया जा रहा है, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। हेरोइन सीरिंज के फॉर्म में, इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में लिया जा रहा है, विच डजंट इवन इंक्रीज ड्रग एडिक्शन, इट इंक्रीजेस फिजिकल हेल्थ इश्यूज। आपका हेपेटाइटिस सी हो जाता है, ए हो जाता है, बी हो जाता है, आपके HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है इवेंचुअली दे जस्ट डैमेज्ड। सबसे बड़ी बात है आपका लिवर डैमेज हो जाता है। हाउ मेनी पीपल, आई मीन यू ओपन ग्रेटर कश्मीर, यू गो टू द मेडिकल सेंटर, यू विल कम टू नो कि कितने लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस सी और बी हैं, एंड मैक्सिमम 80% ड्रग एडिक्ट्स। सो इवन आई डोंट नो इफ आई एम हेपेटाइटिस सी और बी, बिकॉज आई वर्क विद दैम। ये अब हम चेक करते रहते हैं, बट आई एम ऑल्सो एट रिस्क, यू आर ऑल्सो एट रिस्क, एवरीबडी इज एट रिस्क। जब HIV फैलना शुरू हो जाएगा तब तो हम सब रिस्क में आ जाएंगे ना। सो ड्रग इज नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग द यूथ, ड्रग इज डिस्ट्रॉइंग जनरेशंस एंड पैटर्न। अब ऐसा पैटर्न हो गया है कि टेपेंडॉल एक नया ड्रग है जो यहाँ पे आम बिकता है, एंड आई एम सॉरी टू कोट दिस, डॉक्टर्स भी आम देते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, आम देते हैं। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी जिस पे लिखा है 80 टैबलेट्स ऑफ टेपेंडॉल। 80 टैबलेट्स टेपेंडॉल आप एक लड़के को दे रहे हैं अनसुपरवाइज्ड, ही इज़ नॉट एडमिटेड। वो लड़का अगर 40 भी खा लेगा, मे बी ही हैव एन ओवरडोज, ही विल डाई। आप कैसे एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हैं जो आप 80 टैबलेट्स लिख रहे हैं? इवन 10 टैबलेट्स ऑफ क्यूडेट, वर्नॉर कैसे लिख सकते हैं आप? आपको क्या पता वो बच्चा घर जाके 10 टैबलेट्स पूरे खा ले या इंजेक्ट कर ले। ये तो नया ट्रेंड है, ये किसने स्टार्ट किया? तो डॉक्टर्स ने स्टार्ट किया है। तो वेयर विल यू गो? अब तो ऐसे ड्रग्स आम हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आता इसका इलाज कैसे करें। आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है? The youngsters. I mean, I have seen a patient who was 7 years old. Recently, I have seen who's 11, 12. मैं वो पेशेंट्स देख रही हूँ, और मैं वो भी देख रही हूँ जो 25 के हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, 28 के हैं। रैंडम आते हैं 30 अबव, बहुत रैंडम आते हैं 40 अबव, बट आते हैं। मैंने ऐसा पेशेंट भी देखा है who was 60 but he was in alcohol. And then he argued with me कि भाई अल्कोहल लीगल है, आप मुझे क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं? तो मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है ना, क्योंकि अल्कोहल तो वाकई में लीगल है यहाँ पे। तो क्या आपको ये लगता है कि जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे नंबर कम था और अब नंबर बढ़ गया है? यस, ये बोल बोल मैं थक गई। जब शुरू किया था तब हम बहुत कुछ कर सकते थे। आज मतलब आई फील हेल्पलेस समटाइम्स। मेरे हाथ से ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट चुका है, मेरे सामने डेथ्स हुई हैं, तो व्हाट मोर डू आई वांट टू सी? और वो बच्चों की जो टैलेंटेड बच्चे थे, जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते थे, एसेट ऑफ द सोसाइटी, आज वो कहीं भी नहीं है। दे डाइड जस्ट एक छोटे से पाउडर की वजह से जो किसी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई 6,000 ले रहा है उस बच्चे से, 6,000 उस बच्चे की कीमत है ज़िंदगी की, 6,000। या इवन उस डॉक्टर की सिर्फ मेडिसिन की कमीशन 2,000 और वो लड़का मर गया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, मेरे लिए तो नहीं है।
क्या एक जेंडर सेंसिटिव कोई पैटर्न देखा है आपने? पहले ऐसा था 2019 में हमने ज़्यादा मतलब मेल्स ही देखे हैं ड्रग एडिक्शन में, बट आफ्टर 2022 फीमेल्स बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन में आ गए. नॉट ओनली एडिक्ट्स, दे आर द वंस हु आर बिकमिंग, और ये पिछले दिनों न्यूज़ में आया जो मैंने 2022 में बोला कि लड़कियां जो है वो ड्रग्स की कैरियर्स बन रही हैं. ओके, दे आर कैरिंग द ड्रग्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. रीज़न क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेल फोर्सेस हैं. ठीक है. नाउ व्हेन आई केम फ्रॉम टू द ऑफिस, नीचे कोई है जिनने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आई डिडंट इवन आंसर हिम बिकॉज ही इज़ अ मेल, ही कैन नॉट इवन टॉक टू मी. अपने राइट्स तो पता होने चाहिए ना. फीमेल फोर्स होती तो मुझे रुकना था. आई हैड टू गेट माई सेल्फ चेक्ड, माई बैग चेक्ड एंड देन कम अपस्टेयर्स. राइट. तो फीमेल फोर्सेस हमारे यहाँ पे सड़कों पे है नहीं, मेल फोर्सेस हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट. कोई लड़की स्कूटी पे जा रही है, गाड़ी में जा रही है, आप उसकी गाड़ी में चेकिंग नहीं कर सकते हो जब तक आपकी फीमेल फोर्स वहाँ पे ना हो. यू कांट डू इट. तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही, जिस वजह से लड़के लड़कियाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं. एंड लड़कियां इसमें जो आ रही हैं, आई शो यू द स्टोरीज, द रियल स्टोरीज, आई शो यू द मैसेजेस जो हमारे ऑफिस नंबर पे आते हैं. कितनी लड़कियां इससे मिसयूज़ होती हैं, अब्यूज़ होती हैं, क्योंकि एक बार ही वो पड़ गए इसमें, उसके बाद वहाँ से निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और क्योंकि आपने कहा टैबू है, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. अब मेरे रिहैब की मतलब रोड तक वो आ जाएं, अंदर आ जाए, तो उन पे तो लेवल लग ही जाएगा ना. कहाँ जाएंगी वो? तो क्या रोल है पेरेंटिंग का? पेरेंटिंग का पहले आप मुझे बताएं हमारा क्या रोल है. हमारा यहाँ पे फीमेल फुल फ्लेज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है. अगर माँ बाप को पता भी चलेगा ये एक बीमारी है, आपको इलाज करना है, कहाँ ले जाओगे बच्चे को? हर माँ बाप दिल्ली मुंबई नहीं जा सकता है. हमारा यहाँ है भी नहीं. मतलब where will you, for instance, I have so many females, I can't even admit them in my rehab. मैं OPD में उनको देख के छोड़ देती हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास उनको भेज देती हूँ. दैट आई कांट डू मोर, क्योंकि मेरे पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है कि एक फीमेल फुल फ्लेज्ड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हो जहाँ पे बच्चियाँ जा सके, अपना इलाज कर सके और चुपचाप वापस अपनी सोसाइटी में रिहैबिलिटेट हो सके. और इससे कितने मसाइल लड़कियों के होते हैं. इनफर्टिलिटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स. मेरे पास कितने केसेस आए हैं जिसमें ड्रग्स की वजह से बॉयज़ दे कांट प्रोड्यूस किड्स एनी मोर, दे कांट हैव अ मैरिड लाइफ एनी मोर. और सबसे ज़्यादा खराबी टेपेंडॉल कर रहा है, हेरोइन से ज़्यादा. एंड टेपेंडॉल हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड फॉर डॉक्टर्स, फॉर किड्स, फॉर एवरीवन, क्योंकि वो एक मेडिसिन है. हेरोइन से सस्ती भी आती है, मिल भी जाती है हर जगह, तो वो खा के अपना काम कर लेते हैं. तो जैसे कि आपने कहा कि विमेन आर यूज्ड एज कैरियर्स, तो क्या औरतें इससे अपना फ़ायदा उठा रही हैं? ऑफ कोर्स पैसा है, इसमें पैसा है. पैसा आ कहाँ से रहा है? हर जगह से आ रहा है, जहाँ से ड्रग्स बिक रहा है, वहाँ से जहाँ से खरीद रहे हैं, आ तो रहा है ना. तो पूरा एक माफिया है. ऑफ कोर्स इसमें आप लाखों करोड़ों अरबों हैं इसमें. हेरोइन का इतना पाउडर जिसमें मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स, क्लाइंट्स who actually have हाई बीपी अचानक से जब वो इंजेक्टेबल लेते हैं, तो यकीनन उसमें थोड़ा नमक भी डाला होगा. ठीक है. जब उनका टेस्ट करते हैं, उनका सिर्फ MOP पॉजिटिव नहीं आता मॉर्फिन, उनका THC भी पॉजिटिव आता है, चरस भी पॉजिटिव आता है, उनके BZO भी पॉजिटिव आता है. अगर आप हेरोइन ले रहे हो तो आपका सिर्फ MOP पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सब्सटेंसेस कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव? एंड द बॉय इज सेइंग कि मैंने सिर्फ ये सब्सटेंस लिया है, किस मिलावट है. तो मुझे ये भी नहीं पता है कि ये बच्चे ले क्या रहे हैं. ये ले रहे हैं एंड ओवरडोज डेथ्स. यहाँ पे हार्ट अटैक हर जगह हार्ट अटैक. देयर आर डेथ्स जो छुपाई जाती हैं और जो ओवरडोज से हो ही जाती है. आपके सामने आज तक कितनी डेथ्स हुई? बहुत सारी. I don't want to name them and I can't name them. पेरेंटिंग का क्या रोल? अपने बच्चों को किस तरह से पेरेंट्स ड्रग एडिक्शन में जाने से रोक सकते हैं? माँ बाप की कश्मीर में एक गलती ये है कि जो वो खान माजरो ओवर पैम्परिंग है. देखें, 10th का बच्चा है, उसके जेब में आईफोन है. मेरे लिए दिस इज़ वियर्ड. उस बच्चे ने ऐसा क्या तीर मारा है कि ही डिजर्व्स एन आईफोन ऑफ 2 लाख. जो बच्चा आईफोन यूज़ कर रहा है, जो बच्चा थार गाड़ी चला रहा है या कोई भी गाड़ी चला रहा है,
वो बच्चा अगर ड्रग्स में भी जाएगा तो कोई ज़्यादा हैरानगी नहीं होगी, उसको पैसा इतना है, वो पैसा खर्च कहाँ करेगा, ना उसको घर की ग्रॉसरी लानी है, ना कोई जिम्मेदारी है, गलत चीज़ में ही पैसा देगा ना, पैसा भी तो ओवर मनी, व्हाट इज़ दैट, इट्स हार्मफुल। इतना बच्चों को पैम्पर किया गया है, इतना पैम्पर किया गया है कि यहाँ पे एक लड़का अपनी प्लेट खुद नहीं धो सकता है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब रिहैबिलिटेशन में हमारे बच्चे आते हैं रिहैब में, उनको हम अपनी प्लेट खुद धुलाते हैं, बेसिक लाइफ स्किल। पेरेंट्स हमें आके कहते हैं ये प्लेट धोने के लिए नहीं है। मतलब जनाब प्लेट अपनी नहीं धोएगा तो फिर क्या, मतलब क्या हमें वॉशरूम भी इनको खुद ही धोना है? देयर आर किड्स जिनको वुज़ू का नहीं पता है कि वुज़ू कैसे करना है, एंड दे आर 20-25, उनको ये नहीं पता है कि अपने बाथरूम कैसे साफ रखने हैं, उनको ये नहीं पता है कि अपने कपड़े कैसे धोना है। ड्रग सिर्फ नहीं है ना, ये तो तबाही तो पूरे ऊपर से नीचे पर्सनैलिटी है बच्चे की, उसको पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे सलाम करना है कि नहीं करना है। उसको ये नहीं पता मुझे सिगरेट किससे मांगनी है किससे नहीं मांगनी। हमारे रिहैबिलिटेशन में जब आता है बच्चा तो सिगरेट मतलब एकदम कम की जाती है। अगर वो 1 या 2 बॉक्सेस बाहर पी रहे हैं तो एकदम कम की जाती है, सो दैट हम टेपर ऑफ कर सके। तो वी हैव फीमेल स्टाफ, उसको ये नहीं पता होता है, वो इतना नशे में धुंध होता है, उसको ये नहीं पता होता है। फीमेल स्टाफ बोलता है सिगरेट निकाल। कैन यू सी द लेवल? सो पेरेंट्स हैव नॉट गिवन बेसिक लाइफ स्किल्स टू दैट चाइल्ड। पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं आज। और जो ये फैमिलीज़ हो गए ना, न्यूक्लियर फैमिली, वो भी एक रीज़न है। नज़र गुजर नहीं रही, इतने इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ में, हस्बैंड वाइफ इश्यूज़, प्रॉपर्टी इश्यूज़, सिबलिंग इश्यूज़, किसी की कोई नज़र गुजर नहीं रही। तो बच्चा कहाँ से, बच्चा आपको देख के परवरिश हासिल करता है, आपको देख के तरबियत हासिल करता है। तो आप जब खुद अपनी तरबियत नहीं कर सके तो बच्चे की तरबियत कैसे करोगे? तो डू यू रियली थिंक कि जो सरप्लस मनी दी जाती है बच्चों को वही एक रीज़न है? क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे दे टेक रिकोर्स टू थेफ्ट ऑल्सो, चोरी करके वो अपने लिए। चोरी, इनिशियली चोरी कभी नहीं होती है। ओके आप कोई भी केस ले लें, इनिशियली आप कभी नहीं सुनेंगे कि बच्चे ने इनिशियली जाके अपनी माँ के कंगन चुराए हैं या कान की बालियाँ चुराई हैं। वो तब हो जाता है जब पैसा बंद हो जाता है, और तब उसको ऐसी लत लगी होती है कि वो कुछ भी बेच सकता है। तो क्या किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए? पहले ही आपको जैसे ही पता चलता है कि यू नो आई हैव फ्यू पेरेंट्स हु लाइक, अगर सिर्फ ये चरस पीता है और सिगरेट पीता है तो कोई मसला नहीं है। आपका चरस और सिगरेट गेटवे है टू एनी हार्ड ड्रग, तो आप पहले वो तो कर्ब करो। there are kids who call their parents in my rehabilitation center, they're not over 16, और वो अपने माँ बाप को बोल रहे 2 डब्बी सिगरेट भेजना। वो ऑडेसिटी आपके बच्चे में कैसे आई है? बिकॉज आपने अलाउ की है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इसमें साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की भी एक गलती है, क्योंकि वो एक पैटर्न बताते हैं पेरेंट्स को कि भाई दोस्ती रखो, ये रखो, वो रखो, वो रखो, बट वो भूल जाते हैं कि असल तरबियत कब देनी चाहिए बच्चे को। इस्लाम इज़ अ गाइड टू लाइफ, उसमें दिया गया है कि भाई 10 साल तक आपका बच्चा बादशाह है, उसकी बात मानो, उसको प्यार रखो। 10 साल के बाद आपका बच्चा और आपके बीच में आप एक उस्ताद हो। 10 साल के बाद, 18 साल के बाद आप एक दोस्त हो। आप 10 साल से पहले दोस्त बन जाते हो, उसके बाद उस्ताद बन जाते हो, कैसे होगा? हाउ विल ही एक्सेप्ट इट? आप खुद नमाज के लिए नहीं उठ रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो नमाज पढ़ो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमारा पूरा जो सोशल साइको सोशल है ना, वो एक साइकिल है, वो ऊपर नीचे हो चुका है, और हर कोई चाहता है मेरा बच्चा जी फरिश्ता बन जाए। ऐसा भी हमने देखा है कई एरियाज़ में लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनके एरिया में वो लोग जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स उन्हें खोलने नहीं देते वो लोग। तो क्या रीज़न है उसका, और किस तरह से हम लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोल सकते हैं? जब पातशाही बाग में हम शिफ्ट हो गए एंड वी स्टार्टेड द रिहैबिलिटेशन सेंटर, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास वो वीडियोस है जहाँ पे मुझे पातशाही बाग के लोग बोल रहे हैं शराब खाना खोलो, तुम होटल खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, कुछ भी खोलो, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ नहीं खुलेगा। एंड मी बीइंग मी, मैंने भी नहीं माना, मैंने भी खोल के दिखाया, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना कोई गुनाह नहीं है। रीज़न ये है, एक रीज़न हो सकता है पीपल डोंट वांट कि भाई मेरे एरिया में एक ड्रग डी एडिक्शन का सेंटर हो,
क्योंकि कोई भी मिसहैप हो सकता है, देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न कि कोई अपने घर के पास नहीं रखेगा कि भाई ड्रग एडिक्शन वाले पेशेंट्स हो, जो शोर मचाएं, जो विड्रॉल्स में रो रहे हों, जिनका कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है। और क्योंकि इन पे लेबल्स बहुत लगे, ये चोर हैं, ये मर्डर भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, उस वजह से आई अंडरस्टैंड। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके एरिया में इतना ड्रग्स है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके एरिया में कोई भी ऐसा सेंटर आए जो उस ड्रग्स को कर्ब करे। मेरे लिए दोनों रीजंस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से कितना सपोर्ट मिलता है आपको ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खोलने में? एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है उनको खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, बट फिर भी देयर इज़ नो सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेप्टेंस सिर्फ आ चुकी है। सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, मैंने और ये हमेशा बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब एक्सेप्टेंस ला रही है। पहले ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स रजिस्टर्ड नहीं थे, कोई भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। मेंटल हेल्थ कमिटी के अंडर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, जैसे बाकी यूटीज़ में होता है। आफ्टर बिकमिंग यूटी, मेंटल हेल्थ एक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। रीज़न अननोन। ओके, नाउ जो रिहैब, इवन माई रिहैबिलिटेशन सेंटर या जो बाकी देयर 3 प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर, तीनों रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे थे, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं पता था कि करना क्या है। आप सोशल वेलफेयर जाओ, वो कहते हैं जाओ जी हेल्थ डिपार्टमेंट, आप हेल्थ डिपार्टमेंट जाओ, जाओ जी डीसी के पास जाओ, आप डीसी के पास जाएंगे ड्यूकॉम के पास जाओ, आप ड्यूकॉम के पास जाएं सीएमओ के पास जाओ। फाइनली 1-1.5 साल पहले एक नोटिस निकली कि भाई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को अब रजिस्टर होना है अंडर दी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। उसके ये नॉर्म्स वगैरह है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये कीजिए। हमने भी पूरी की, बाकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ने पूरी की, एंड वी आर रजिस्टर्ड नाउ, ठीक है, विद एवरीथिंग दे नीड, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में नहीं है, लेकिन हमारे पास वो ज़रूरी है। लास्ट पे हमारे उन व्यूअर्स के लिए हु आर साइलेंटली फेसिंग द एंजाइटी या कोई भी ऐसा डिप्रेशन है, मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, बहुत एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। बी अ गुड ह्यूमन, जो सही है वो करो, जो गलत लग रहा है, जो दिल को गलत लग रहा है वो ना करो। ज़बान साफ़ रखो, अपनी हरकतें साफ़ रखो। अपने घर में कोई इशू है, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद समबडी गुड मस्ट बी देयर जिससे आप कोई बात कर सको। ट्रेंड फॉलो ना करो। सोशल मीडिया इज़ ऑल फेक, इट हैज़ नथिंग, इट विल नॉट मेक योर फ्यूचर। सोशल मीडिया फॉलो करने से उनका, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका फ्यूचर बनेगा, आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। मेक अ गुड लिविंग, अर्न अ गुड, बी एंटरप्रेन्योर्स, अर्न गुड लिविंग्स, have a good job, get good education, have skills, proper skills, ये सारी चीज़ें। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक मतलब रहेगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, सही में, गलत में नहीं। जहाँ गलत है उनको वो एहसास दिलाएं कि वो गलत है, गलत सही में उनको ज़रूर फ़र्क बताएं, और अपने बच्चों पे नज़र गुज़र रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो अपने फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, रात को उनको फ़ोन अलाउ ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो माँ बाप कर सकते हैं और तबाही से बचा सकते हैं अपने बच्चों को। That's all. Well, that's a wrap. We thank Miss Laila Qureshi for sparing her time for us. और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।